पहला दूसरा तीसरा के सारे प्रश्न आपको याद हो गए हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा प्रश्न है, याद नहीं हो रहा है तो अभी ये तैयार रहिए, छोड़ दीजिए पढ़ा लिखा है, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। तो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर क्लियर। आइए चौथा चैप्टर, ध्यान दीजिए, हमारे एक बात को समझिए। 4 नंबर चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। यानी कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम समझेंगे किसके बारे में? प्लांट के बारे में। हम अपने आसपास जो पेड़ पौधे देखते हैं, हम अपने आसपास जो पेड़ पौधे देखते हैं, निश्चित ही सारे पौधे एक समान आपको नजर नहीं आते। आते हैं? नहीं आते। कुछ ऐसे भी पौधे आप देखे होंगे जिसमें कभी भी फूल नहीं खिलते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे देखे होंगे जिसमें फल नहीं लगते हैं, अधिकांश पौधे ऐसे देखते होंगे जिसमें कुछ ना कुछ फल लगते हैं। तो इस पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं ना, सारे एक जैसे नहीं है। पौधे कैसे कैसे हैं इस पृथ्वी पर, इसी की जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगा। यानी चैप्टर में हम मुख्य रूप से प्लांट किंगडम को पढ़ने वाले हैं, जिससे हमको यह अंदाजा मिल जाएगा कि इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पौधे हैं और उनकी कौन कौन सी खास विशेषताएं पाई जाती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझना है किसके बारे में? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? प्लांट किंगडम को तो हम देखेंगे ही इस चैप्टर में पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि यह क्लासिफिकेशन है क्या। बायोलॉजी का सवाल है, इसीलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लगा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। एक बात पहले यह समझ लीजिए कि बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका? सजीवों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सजीव जंतु हो या पौधा हो या बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, कुछ भी क्यों ना हो। बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि बायोलॉजी। लेकिन सजीवों की जो अध्ययन होगा, तो सजीवों की वर्तमान समय में सजीवों की 1.8 मिलियन से भी ज्यादा जाति मौजूद है पृथ्वी पर। वर्तमान में पृथ्वी पर सजीवों की कितनी से अधिक जातियां मौजूद है? 1.8 मिलियन से भी ज्यादा जातियां मौजूद है। जाति आप समझते हैं ना? हाँ, समान गुण वाले पौधे या जंतु जो आपस में प्रजनन कर सके और अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सके, उसे क्या कहते हैं? जाति। जैसे कुत्ता एक जाति है, बरगद का पेड़ पौधा का एक जाति है, पीपल का पेड़ दूसरा जाति हुआ, मानव भी एक जाति है जंतु के संदर्भ में। और इस तरह से जातियों की संख्या कितनी है? 1.8 मिलियन। वो भी तब जब बहुत से जातियों को आज भी खोजा जाना बाकी है इस पृथ्वी पर। पृथ्वी पर पौधे और जंतुओं की जितनी जातियां हैं, उसका 20% ही हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक खोज पाया है। 80% को खोजा जाना अभी बाकी है। अब आप कहिएगा कि बाकी का है, ये वैज्ञानिक सब कर क्या रहा है, खोज कर रहा है। तो पृथ्वी पर कई ऐसे दुर्लभ वातावरण है जहां पर जाना मुश्किल है। कालाहारी मरुस्थल के बीच में क्या है, यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। अंटार्कटिका के बर्फ में कौन कौन से जीव दबे हुए हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, ये पता लगाना कठिन है। अमेज़न के घने जंगलों में जाना कठिन है। यानी कि इस पृथ्वी पर कई ऐसे जगह है जहां इतने दुर्लभ वातावरण है कि वहां जाना ही संभव नहीं है। तो फिर पता कैसे लगेगा? तो भिन्न भिन्न कारणों से बहुत से जातियों का अभी भी पता नहीं लगाया गया है, लेकिन जो पता लगाया गया वो भी आपको कम लग रहा है क्या? नहीं, 1.8 मिलियन सजीवों की जातियां। अब आइए समस्या क्या है यहाँ पर कि बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होगा? सजीवों की जातियां कितनी है? जाति किसे कहते, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। एक ही तरह के जीव जो आपस में प्रजनन कर सके, अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सके, उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। अब समस्या यह है कि अगर आप सजीवों के बारे में एक एक करके पढ़ने लगेंगे तो हमको लगता है उम्र बीत जाएगी, जाति समाप्त नहीं होगा। तो सजीवों की इतनी अधिक जातियां हैं कि एक एक करके पढ़ना संभव ही नहीं है। एक एक करके पढ़ना संभव, एक एक करके पढ़ना संभव भी है, तो उन्हें क्या याद रख पढ़ना बहुत कठिन नहीं हो जाएगा? तो आज पृथ्वी पर सजीवों की इतनी अधिक जातियां ज्ञात हो चुकी है कि उसे ना तो एक एक करके पढ़ा जा सकता है, ना ही उसे आसानी से याद रखा जा सकता है। तो अब एक उपाय यह है कि पढ़ना ही छोड़ दिया जाए क्या? दूसरा उपाय यह है कि पढ़ने का कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि ताकि पढ़ना क्या हो, आसान हो जाए। अगर मानव है तो पहला तरीका हम आजमाएंगे ही नहीं, कि मानव की यह जिम्मेदारी ही नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर तरह के सजीवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करे, ताकि पता चल सके कि वे सजीव इस पृथ्वी के पर्यावरण में अपना काम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और मानव को वो किस तरह फायदा या नुकसान पहुंचा सकते। इस बात की जानकारी रखना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा ही, इतनी अधिक संख्या होने के बावजूद भी हमें पढ़ना पड़ेगा ही, इन सजीवों के बारे में जानना पड़ेगा ही। इतने अधिक संख्या में जो सजीवों की जातियां हैं उसके बारे में पढ़ना आसान हो जाए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला है। तरीका क्या है दोस्तों? तो तरीका यह है कि वैज्ञानिकों ने समानता तथा असमानता, समानता तथा असमानता के आधार पर सजीवों को विभिन्न समूह में बांट दिए हैं। सजीवों को क्या कर दिए हैं? विभिन्न समूहों में बांट दिए हैं। इतनी अधिक संख्या में सजीवों की जातियों के बारे में पढ़ना और उसे याद रखना आसान हो जाए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है? तो सजीवों को उनके समानता तथा असमानता के आधार पर क्या कर दिया है? विभिन्न समूहों में बांट दिए। उदाहरण के लिए कि मानव बंदर
किस समूह में है? अब मानव के बारे में पढ़ लीजिए, वैसा वैसा ही काम किसमें होता है? बंदर में होता है। यानी मानव को पढ़िए, बंदर के बारे में अपने आप पता चला जाएगा। गाय के बारे में पढ़िए, भैंस के बारे में अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही समूह में। तो सजीवों के बारे में पढ़ना और उसके बारे में याद रखना आसान हो जाए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने यह व्यवस्था किया है कि समान गुण वाले या फिर समान गुण वाले सजीवों को एक समूह में रख दिया है और अलग अलग गुण वाले को अलग अलग समूह में रख दिया है। इससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए एक समूह में 10 सजीव है, तो उसमें हमें पढ़ना है कितने के बारे में? बाकी 10 में वही काम होता है या 10 में वही गुण मौजूद होता है। तो एक के बारे में पढ़िए, बाकी 10 के बारे में अंदाजा आपको लग जाएगा। इससे पढ़ना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिस तरह से आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि इतने अधिक तत्व ज्ञात कर लिए गए हैं वर्तमान में कि उन सारे तत्वों को एक एक करके पढ़ना संभव है। तो वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। आवर्त सारणी में कई वर्ग है, 18 वर्ग है। एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों के सारे गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। हम किसी वर्ग के एक तत्व के बारे में पढ़ते हैं, सारा लक्षण वही होता है शेष तत्वों में। वही बात यहाँ पर भी है कि भिन्न भिन्न सजीवों में जिनमें समान गुण थे उन्हें एक समूह में रख दिया गया है और अलग अलग गुण वाले सजीवों को क्या कर दिया गया है? अलग अलग। अब समूह में हमें एक सजीव के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी जो गुण जिस सजीव के बारे में पढ़े हैं वही गुण समूह के शेष सभी सजीवों में होता है। तो बात को यहां तक आप समझे कि नहीं समझे? एक बार पुनः समझिए, बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वर्तमान में सजीवों की कितनी अधिक जातियां हैं, या वर्तमान में इतनी अधिक जातियां हैं कि इन्हें एक एक करके ना तो पढ़ा जा सकता है, ना ही इसे याद रखना संभव हो पाएगा। सजीवों की बहुत अधिक जातियां होने के कारण वैज्ञानिकों ने यह किया है कि समानता और असमानता के आधार पर सजीवों को विभिन्न समूहों में बांट दिया है। समानता तथा असमानता के आधार पर सजीव को विभिन्न समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत समानता तथा असमानता के आधार पर सजीवों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो बांटा जाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, समझ गए ना? सजीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है? सजीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है, क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद दीजिए, वर्गीकरण और वर्गीकी में अंतर है। वर्गीकी को अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी दोनों अलग अलग वर्ड है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, समानता तथा असमानता के आधार पर सजीवों को विभिन्न समूहों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में होता है उसे क्या कहते हैं? यानी टैक्सोनॉमी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें पढ़ना क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? तो विभिन्न समूहों में बांटना। किसके आधार पर? तो समानता और। क्लियर हो गया बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? पूछेगा सजीवों को विभिन्न समूहों में बांटने वाला विज्ञान की शाखा कौन है? जब विज्ञान की शाखा पूछते तो आंसर क्या देना है? या पूछेगा सजीवों को विभिन्न समूहों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर प्रक्रिया के बारे में पूछे तो वो क्या होगा? अब विज्ञान की शाखा के बारे में पूछे तो उसे क्या होगा? क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? और बिना क्लासिफिकेशन किए हम सजीवों के बारे में नहीं जान सकते। जिस तरह बिना आवर्त सारणी का सहायता लिए तत्वों के बारे में जाना नहीं जा सकता है संपूर्ण रूप से, उसी तरह बायोलॉजी में बिना क्लासिफिकेशन किए हम सजीवों के बारे में आसानी से जान नहीं सकते। क्लियर हो गया? अब टैक्सोनॉमी विज्ञान की शाखा है जिसमें क्या पढ़ना होता है दोस्तों? अब क्लासिफिकेशन की शुरुआत, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने किया था। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किसके द्वारा हुआ था? और चूंकि क्लासिफिकेशन की शुरुआत यही किए थे, इसीलिए यह भी कहा जाता है कि विज्ञान की जो शाखा है टैक्सोनॉमी, उसका स्थापना भी किसने किया? क्योंकि टैक्सोनॉमी स्थापित तब होगा जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत होगी। क्लासिफिकेशन की शुरुआत करने वाले कौन थे? इसलिए कैरोलस लिनियस को हम टैक्सोनॉमी के पिता कहते हैं, टैक्सोनॉमी को जनक कहते हैं। टैक्सोनॉमी को स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन है? कैरोलस। अब कैरोलस लिनियस सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किए थे, तो इन्होंने पूरे सजीवों को, कैरोलस लिनियस ने पूरे सजीवों को दो भागों में बांटे। एक प्लांट किंगडम और दूसरा, चूंकि इनके जमाने में ज्यादा जातियों की खोज हुई नहीं थी, वैज्ञानिक एक कोष के जीवों से ठीक तरह से परिचित नहीं थे, वैज्ञानिक एक कोष के जीवों से ठीक तरह से परिचित, तो कैरोलस लिनियस के समय सजीवों की बहुत कम जातियां ज्ञात थी। तो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में तमाम सजीवों को मात्र कितने वर्गों में विभाजित किया? और एक का नाम उन्होंने रखा क्या? प्लांट किंगडम, और दूसरा का नाम, और निश्चित तौर पर आप जान गए होंगे कि प्लांट किंगडम में प्लांट को रख दिया गया, एनिमल किंगडम में एनिमल। अब प्लांट एनिमल में क्या अंतर है वो आप जानते होंगे। जैसे प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल। प्लांट प्रकाश संश्लेषण करते हैं, एनिमल प्रकाश संश्लेषण। प्लांट स्वपोषी होते हैं, एनिमल में परपोषण होता है। तो ये मुख्य अंतर है। इसी अंतर के आधार पर कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण का जो कैरोलस लिनियस का जो पद्धति था वो था द्वि पद्धति। इसको कहते हैं दो जगत वर्गीकरण। कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? हाँ, दो जगत वर्गीकरण, यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी सजीवों की जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुआ वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। और टू किंगडम में कौन कौन थे? तो प्लांट और एनिमल। लेकिन आप जानते हैं आगे चलकर ढेर सारे सजीवों की खोज हुई। बैक्टीरिया का खोज हुआ, प्रोटोजोआ का खोज हुआ, फंगी का खोज हुआ। जब ढेर सारे सजीव
सजीवों की खोज हुई, तो वो सजीव ना तो प्लांट में स्थान पा रहे थे, ना ही एनिमल में। अब बैक्टीरिया का खोज हो गया, बैक्टीरिया को कौन रखेगा? कई जगह है, प्लांट में रख दीजिएगा तो घर बनाइएगा, एनिमल में रख दीजिएगा तो पूरे घर बनाइएगा। तो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की शुरुआत तो कर दी, टेक्सोनोमी को स्थापित तो कर दिया, लेकिन उनका जो ये दो जगत वर्गीकरण था ज्यादा दिनों तक मान्य नहीं रह पाया, क्योंकि आगे चलकर कई ऐसे सजीवों को खोज लिए गए जो ना तो प्लांट के थे और ना ही एनिमल थे। इसलिए धीरे धीरे करके कैरोलस लिनियस का यह दो जगत वर्गीकरण क्या हो गया? अमान्य हो गया। उसके बाद बीच में एक और वैज्ञानिक आए, ठीक है, इसका नाम हिगेल था, नोट में नहीं है लेकिन जान लीजिए, इसका नाम क्या था? हिगेल था। इसका नाम क्या था दोस्तों? हिगेल। हिगेल हिंदी में हिगेल ही लिखते हैं। उसके बाद यानी कैरोलस लिनियस के बाद हिगेल आया, और हिगेल ने जो पहले से दो जगत था उसको तीन जगत बना दिया। कैरोलस लिनियस का जो दो जगत वर्गीकरण था उसको आगे चलकर हिगेल नामक वैज्ञानिक ने कितने जगत में कन्वर्ट कर दिया? तीन। तीसरा जगत किसने किसने जोड़ा? प्रोटिस्टा किंगडम। आप पढ़े भी हैं इसके बारे में, पढ़े ना? ये प्रोटिस्टा किंगडम को क्लासिफिकेशन में लाने वाले वैज्ञानिक कौन है? हिगेल। क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को लाने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो दो जगत वर्गीकरण हुआ था कैरोलस लिनियस के जरिए। आगे चलकर दो जगत वर्गीकरण को तीन जगत वर्गीकरण किसने बनाया? हिगेल ने। अतिरिक्त में कौन सा किंगडम जोड़ा? और प्रोटिस्टा किंगडम में उन्होंने उस समय तक जितने भी एक कोष के जीवों की खोज हुई थी, सभी एक कोष के जीवों को उन्होंने किस किंगडम के अंतर्गत रख दिया? प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत। तो इस तरह से हिगेल के प्रयासों के बाद दो जगत वर्गीकरण कितना जगत बन गया? लेकिन फिर भी यह तीन जगत वर्गीकरण भी ज्यादा दिनों तक मान्य नहीं रखा, क्योंकि आगे चलकर फंगी का खोज हुआ, फफूंदी का खोज हुआ। फफूंदी तीनों में कहीं पर भी स्थान पाने के योग्य है नहीं। तो हिगेल का प्रयास से तीन जगत वर्गीकरण तो कुछ दिनों तक चला, लेकिन यह वर्गीकरण भी मान्य नहीं रह पाया, क्योंकि ऐसे कई जंतु अब भी थे जिन्हें तीनों में से कहीं पर रखना संभव नहीं। आगे चलकर जिसका वर्गीकरण सबसे ज्यादा मान्य हुआ और अभी भी मान्य है, आगे चलकर जिसका वर्गीकरण सबसे ज्यादा मान्य हुआ और अभी भी मान्य है, वो वर्गीकरण करने का श्रेय है दोस्तों किसको? तो रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर को। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर यानी आर.एच. व्हिटेकर। वर्तमान समय में जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो वर्गीकरण किसका है? आर.एच. व्हिटेकर का है। और आर.एच. व्हिटेकर के वर्गीकरण में, आर.एच. व्हिटेकर के वर्गीकरण में कुल 5 जगत है। कितने जगत है? 5 जगत है दोस्तों। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है और क्या है? एनिमिलिया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और यानी कि दो जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने पेश किया, जो कुछ दिनों तक मान्य रहा, फिर अमान्य हो गया। दो जगत के बाद कितना जगत वर्गीकरण पेश हुआ? तीन जगत वर्गीकरण किसने किया? हिगेल ने किया। तीसरा जगत हिगेल ने किसको जोड़ा था? और आगे चलकर वर्तमान समय तक जो वर्गीकरण सबसे ज्यादा मान्य है वो वर्गीकरण किसका है? और आर.एच. व्हिटेकर के वर्गीकरण में कितने किंगडम है? यानी कि इस वर्गीकरण को हम कहते हैं, इस वर्गीकरण को कहते हैं 5 किंगडम। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट हार्डिंग के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इनके वर्गीकरण में कितने क्लासिफिकेशन? और वर्तमान समय में अमेरिका से लेकर रूस तक और भारत से लेकर नेपाल तक हर जगह यही पांचों क्लासिफिकेशन मान्य है। और ये पांच जगत क्लासिफिकेशन मान्य है और किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट हार्डिंग। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण कितने जगत वाला था? तो आपसे पूछ दिया कि दो जगत वर्गीकरण किसने किया, तीन जगत वर्गीकरण किसने किया, पांच जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने, दो जगत लिनियस, तीन जगत हिगेल, पांच जगत। वर्तमान में सबसे मान्य वर्गीकरण कौन है? पांच जगत वर्गीकरण या वर्तमान में किसका वर्गीकरण मान्य है? कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी थोड़ा सा हमें याद रखना है कि जिनका वर्गीकरण सबसे ज्यादा वर्तमान समय में मान्य है, रॉबर्ट हार्डिंग का वर्गीकरण, तो यह वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है? रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने जो सजीवों के ये 5 समूह बनाए हैं, ये 5 समूह रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर ने किस आधार पर बनाए हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो 5 जगत वर्गीकरण जो किए हैं व्हिटेकर ने, ये कुल 4 आधारों पर किए। सबसे पहले उन्होंने देखे हैं कि सजीवों में पोषण की कौन सी विधि है। सबसे पहले वो किसको ध्यान में रखे हैं? पोषण की विधि, कि सजीव स्वपोषण करते हैं या परपोषण करते हैं। दूसरा उन्होंने ध्यान में रखा कोशिका के प्रकार पर। कोशिका के प्रकार पर उन्होंने देखा कि जंतु में प्रोकैरियोटिक कोशिका है या। तो 5 जगत वर्गीकरण में दूसरी जिस बात पर ध्यान दी गई वो कौन थी? कोशिका के प्रकार। तीसरी में ध्यान दी गई कोशिका के संख्या पर, कोशिका के संख्या पर कि एक कोश के है या। और चौथा ध्यान में रखा गया विकासीय संबंध। विकासीय संबंध इस पृथ्वी पर जितने जातियां हैं सब एकाएक विकसित नहीं हुए हैं, एक एक करके विकसित हुए। एक एक करके विकसित होने में उन विभिन्न प्रकार के जीवों में क्या पाया जाता है? विकासीय संबंध। जैसे बंदर और मानव में ढेर सारे विकासीय संबंध है, और डार्विन के नियमों के तहत यह सिद्ध हो चुका है कि मानव का विकास किससे हुआ है? बंदरों से। तो मानव और बंदर के बीच क्या है? विकासीय संबंध। ऐसे ढेर सारे जीव हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जिनके बीच कुछ ना कुछ विकासीय संबंध है। तो 5 जगत वर्गीकरण जो आधुनिक वर्गीकरण है, जो सबसे ज्यादा मान्य वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण किसने किया है? व्हिटेकर ने किया है। किसने किया है? व्हिटेकर ने किया है। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण में कितने बातों का ध्यान रखा गया? 4 बातों का ध्यान रखा गया। वो 4 बात कौन कौन है? बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर का वर्गीकरण में कितना जगत है? 5 जगत है। 5 जगत वर्गीकरण कितने बातों पर आधारित है? वो 4 बातें समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, तो समझ गए यहां तक। अब 5 जगत वर्गीकरण में पहला मोनेरा है, इसके बारे में बता दिया है कि नहीं, कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक के सूक्ष्म जीव को रखा गया है। मोनेरा में मुख्य रूप से बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया के अलावा साइनोबैक्टीरिया आते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज आते हैं, और क्या आते हैं? एक्टिनोमाइसीटीज किस वर्ग के जीव है? मोनेरा के। तो मोनेरा किंगडम के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। मोनेरा किंगडम का प्रमुख जीव बैक्टीरिया है, जिसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। दूसरा किंगडम क्या है आपको? प्रोटिस्टा, ये भी पढ़ चुके हैं कि नहीं, ये यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। तीसरा क्या है? फंगी, भी पढ़ चुके हैं कि नहीं। और चौथा क्या है? प्लांटी को हम पढ़ने वाले हैं। और पांचवा क्या है? और एनिमिलिया को हम अगला 5वां नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सजीवों को कितने समूहों में बांटा गया है? 5। अब देखिए सजीवों की जातियां कितनी थी? 1.8 मिलियन। और जब 1.8 मिलियन सजीवों के जातियों को समूहों में हम बांटने लगे तो अंत में कितना समूह निकला? 5। तो 1.8 मिलियन को पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन इस 5 को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होगा। अब 5 को पढ़ करके हम 1.8 मिलियन के बारे में जान जाएंगे, क्योंकि सभी सजीव इसी 5 में किसी एक किंगडम में होगा। तो क्लासिफिकेशन यही जबरदस्त चीज है। 1.8 मिलियन को 5 में समेट दिया है। आदमी को कहिएगा 1.8 मिलियन नाम आप आज पढ़िएगा, भड़क के भाग जाएगा। अब 5 में भागेगा, कहेगा 5 है। तो क्लासिफिकेशन कितना जबरदस्त आइडिया है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? जो 1.8 मिलियन जातियां थी, उन्हें हम बांटते अंत में मात्र कितना समूह में रख दिया। अब इन 5 समूह को पढ़ करके हम 1.8 मिलियन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? कोई दिक्कत यहां तक बताइए? आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर जो भी बैठे हुए सब समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना जी? कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार पुनः समझ लीजिए कि बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवों की ढेर सारी जातियां ज्ञात की जा चुकी है, जिसको एक एक करके पढ़ना संभव, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने सजीवों को समानता असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट दिया है, जिस प्रक्रिया का नाम क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होगा उसका नाम टैक्सोनॉमी को स्थापित करने का श्रेय या क्लासिफिकेशन पहली बार करने का श्रेय किन्हें है? कैरोलस लिनियस का 2 जगत वर्गीकरण था, उसके बाद हिगेल ने 3 जगत वर्गीकरण किया। सबसे मान्य वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, ये जो 5 जगत है, इसको जगत कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किंगडम कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किंगडम कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम नहीं है, मोनेरा किंगडम है। ऐसे न करिए, करा यूनाइटेड किंगडम। हीमोग्लोबिन वाला बताए थे ना, हीमोग्लोबिन वाला कौन आप लोगों को बताया कि नहीं बताया है? एसएससी के परीक्षा में एक बार प्रश्न आया, हीमोग्लोबिन कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन में ए था रक्त में, फिर बी में आरबीसी में, डी नंबर में दे दिया था अमेरिका में। ठीक है, अब पढ़ने वाला समझ गया कि हीमोग्लोबिन अगर कहीं होगा तो विकसित देश में होगा। ठीक है, मार दिया एकदम अमेरिका में आंख मूंद के। कहा आकर के बाहर निकल कहा कि ऑप्शन में देखो एक को देश दिया था ताकि हम फंस जाए। ठीक है, तो यही स्थिति कभी कभी हो जाती है। तो ये यूनाइटेड किंगडम ना है, ये मोनेरा किंगडम है। अब ध्यान दीजिए कि वर्गीकरण जब हम किए हैं तो वर्गीकरण में ये किंगडम जो है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। वर्गीकरण की शुरुआत तो हमें जातियों से करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम में सबसे मान्य पहचान एक सजीव की है वो उसकी जाति है। तो वर्गीकरण की शुरुआत किया जाता है जाति से, और किंगडम पर आकर वर्गीकरण क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो किंगडम वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन होगी? जाति होगी। अब जाति से किंगडम तक वर्गीकरण किस क्रम में किया जाता है उसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि वर्गीकरण का स्टार्ट कहां से होता है? स्पीशीज से, यानी किससे? जाति से। वर्गीकरण की शुरुआत कहां से होती है? जाति से। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, या वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? जाति। क्लियर हो गया? अब समान जातियों को मिलाकर, ठीक है, समान जातियों को मिलाकर के बना दिया जाता है क्या? जीनस, यानी क्या? वंश। समान जाति को मिलाकर के क्या बना दिया गया? अब समान वंश को मिलाकर के बना दिया जाता है फैमिली, यानी क्या? कुल। अब समान गुण वाले फैमिली को बनाकर के क्या बना दिया जाता? ऑर्डर, यानी क्या? गण। और थोड़ा नोट में सही कीजिएगा, समान गुण वाले ऑर्डर को मिलाकर बनाया जाता क्या? क्लास। क्लास नोट में छूटा हुआ है, तो ऑर्डर को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? क्लास। सही करिएगा थोड़ा। हो गया सही? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार पुनः ध्यान दीजिए, वर्गीकरण की शुरुआत कौन से होगी? जाति से। जाति मिलकर क्या बनेगा? वंश मिलकर क्या बनेगा? फैमिली मिलकर क्या बनेगा? ऑर्डर मिलकर क्लास। क्लास मिलकर डिवीजन या फाइलम। डिवीजन या फाइलम। डिवीजन कहिए, फाइलम कहिए, बात बराबर। अब डिवीजन और फाइलम मिलकर क्या बन जाएगा? किंगडम बन जाएगा। तो किंगडम की संख्या मात्र कितनी है? जबकि जातियों की संख्या 1.8 मिलियन से भी ज्यादा है। तो
सजीवों की जातियों को क्लासिफिकेशन करते 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 हम कितने किंगडम पर ला दिए? 5 किंगडम पर। तो इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्गीकरण की आधार इकाई भी क्या है? वर्गीकरण की शुरुआत कौन से होती है? वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई किंगडम की संख्या 5 है। 5 जगत किंगडम वर्गीकरण किसने किया है? आर्यभट्ट विचकर ने। तो जाति मिलकर क्या बनता है? वंश मिलकर, कुल मिलकर, गण मिलकर, वर्ग मिलकर और डिवीजन या फाइलम मिलकर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो वर्गीकरण हो चुका है दोस्तों। अब इसको आप याद रखिए, नहीं तो क्वेश्चन करवाते ही रहते हैं पूरा। प्रश्नों में कोई कोताही नहीं कीजिए। तो बात समझ गए क्लासिफिकेशन क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि क्लासिफिकेशन करने में यह समस्या दूर हो गई कि 1.8 मिलियन में जो हम धरफरा रहे थे, तो अब हम बना लिए कितना? 5 में तो धरफराने का कोई सवाल। 3 को तो आप निपटा भी दिए हैं, मुनरा प्रतिष्ठा पंगी को निपटा दिए है ना? बहुत मुंह नीचे करके बोलता है, ना याद है ना? तो वो भी सीना तौन के कहिए ना याद है, इसलिए हम नहीं जवाब दे रहे हैं। जिस दिन याद करेंगे ना तो तुम्हारा नंबर शहर के बाद होगा, ठीक है? तो याद नहीं ना, इसको स्वीकार करिए। बहुत आदमी क्या करता है कि कोई ये तो है कि बहुत पढ़ने वाला पढ़ता नहीं है, उसका कम पढ़ना भी है और कम पढ़ने वाले को डिस्टर्ब करना है। बहुत टैलेंटेड लड़का ऐसे करता है, निकलने का पढ़ करके और शाम को घूमने में 4-5 को धरफरा देगा। आप घूम रहे पूरा मस्ती में और उसी समय पूछा कलिंग पर आक्रमण कब हुआ है? अब जिसको याद नहीं है पूरा टेंशन में, अरे कलिंग तो हमको याद नहीं, इसको तो नौकरी होगा, हमको तो नौकरी होगा। उस समय ये सोचना ही बंद कर देता कि हम पढ़े नहीं इसीलिए याद नहीं है। पूरा टेंशन में, कोई टेंशन नहीं। पूछ दिया कोई चीज कोई व्यक्ति कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, कहिए कि कल बताएंगे हम तुमको, ठीक है? क्लियर है? नहीं, ये इसलिए बता रहे कि बहुत आदमी से प्रश्न पूछिएगा ना, डिमोरलाइज हो जाता है। तो हम जानबे नहीं करते। अरे जानते नहीं तो क्या दिक्कत है, पढ़ लीजिए जान जाइएगा। आइए दोस्तों कि क्लासिफिकेशन करने के बाद एक ही समस्या बायोलॉजी का दूर हुआ। ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन करने के बाद एक ही समस्या बायोलॉजी का दूर हुआ कि जिन सजीवों को पढ़ना अच्छा लग रहा था उसमें अब कोई दिक्कत। लेकिन समस्या एक और है। समस्या एक और इसलिए है, समस्या एक और ये है कि एक ही सजीवों की जातियों का कहीं पर कुछ और नाम है, कहीं पर कुछ और नाम है। तमिलनाडु जाइएगा ना, कहिएगा केला लाइए, आधा आदमी नहीं समझेगा, कहेगा कहां से आया है केला, क्या होता है? वहां पर कदली कहा जाता है केला को। क्या कहा जाता है? कदली। यूनाइटेड किंगडम चला जाइएगा तो वहां तो बनाना कहना पड़ेगा, नहीं कहना पड़ेगा। है एक चीज, एक ही जाति है ना। लेकिन बिहार यूपी में केला है, तमिलनाडु में कदली है, ब्रिटेन जाइएगा तो वहां पर जाकर बनाना हो जाता है। यानी एक ही जातियां नाम अलग अलग, भिन्न भिन्न देशों में उनका नाम अलग। भिन्न भिन्न देश को तो छोड़िए, ठीक है? एक ही देश में एक ही चीज का नाम कहीं कहीं। हम तो खुद मधेपुरा से आए झींगा खाते खाते, ठीक है? पटना में पहुंचे ननुआ हो गया, ठीक है? यानी कि इतने देर में जो है नाम क्या हो गया, बदल गया। तो 4 दिन हमको भी टेंशन हुआ मुसल्लापुर हाट में कि पटना के लोग पगला तो नहीं गया, ठीक है? ये झींगा को नेनुआ बोल रहा है। तब बहुत बात चला कि सिर्फ झोला झींगा नेनुआ में नहीं, बहुत कुछ में है, ठीक है? तो एक ही सजीवों का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग नाम होने से उसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आसानी से पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ही सजीव की जातियों का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम होने से उसको पहचानना आसान तरीके से क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए कि भारत के वैज्ञानिकों ने बैगन पर रिसर्च करके बैगन की एक ऐसी किस्म विकसित की जिसमें कोई कीड़ा लगता ही नहीं है। अब बैगन की ऐसी किस्म विकसित हो गई है, अब अमेरिका वो जाएगा टेक्नोलॉजी, तो अमेरिका वाले को पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बैगन, ठीक है ना? पहले तो ये समझेगा कि आखिर ये जो बैगन हम भारत वाला किए हैं, ये बैगन अमेरिका में क्या है। अब फिर जाकर के कुछ वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? या ऑस्ट्रेलिया में ही आग लग गया जंगल में, और वहां के अनुसार रिपोर्टिंग हो रहा है कि ये पौधा जल गया, वो पौधा जल गया, तो भारत का लोग खुश होगा कि भारत में ये सब पौधा नहीं है, नहीं होगा। तो अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम होने से कोई एक दिक्कत नहीं होता, ढेर सारी दिक्कत होती है। किसी एक पौधे एक जंतु पर हुआ रिसर्च ठीक तरह से धीरे धीरे ठीक तरह से फैलेगा नहीं ताकि उसका लाभ पूरे वैश्विक समुदाय को मिले। या प्रेस ही रिपोर्टिंग करा किसी एक क्षेत्र से, तो वो उस अनुसार पेड़ पौधे जंतु का नाम बोला है, उसे दूसरे देश के लोग समझेंगे नहीं समझेंगे। तो एक ही सजीवों के अलग अलग नाम होने से दिक्कत जब होने लगा, तब पूरे देश के वैज्ञानिकों ने मीटिंग बैठाया। अब मीटिंग में यह निर्णय लिया वैज्ञानिक कि सजीव की एक जातियों का एक ऐसा नाम रखिए जो पूरे विश्व में क्या हो, समान हो। एक ही सजीव के जातियों के अलग अलग नाम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होने के कारण जब कहीं तरह की समस्या उत्पन्न होने लगी, तो तब वैश्विक समुदाय के वैज्ञानिकों ने आपस में बैठे मीटिंग की है और वो इस बात से सहमत हुए कि सजीव को आप अपने क्षेत्र में जो कहना है कह दीजिए, लेकिन एक नाम ऐसा रखिए जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो, समान। और वो एक नाम रखने पर जो सहमति बनी, वह सहमति बनी, और वह एक नाम जो सजीवों की किसी भी जातियों का एक नाम जो पूरे विश्व में समान होता है, उसको हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम। अब पौधा के संबंध में कभी कभी उसे क्या कह देते हैं? वनस्पतिक नाम। पौधा, वनस्पतिक नाम केवल पौधों के संदर्भ में। एक मिनट बैठिए बैठिए बैठिए। बेहोश हो गया है? अच्छा अच्छा,
सब पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं तो एक बेहोश हुआ है, बाकी वो व्यवस्था करिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आराम से दोस्तों, निकलने दीजिए उन्हें। अच्छा बैठ जाइए, समझ के शुरू कर जाइए। अब तो ठंडा आ गया है। निकाल दिए। अरे आप लोग बैठिए ना। अरे उतना आदमी है, कोई हेल्प करिए, उनको निकालिए ना, उसको केबिन में जाकर बुलाइए। लेके तो आप लोग बैठिए ना। ओ उल्टी कर दिया। आज कोई दिक्कत नहीं, साफ करवा रहे हैं। अरे पानी तुरंत मंगाइए, उसको गिराइए। शुरू करें दोस्तों, चलिए। अरे थोड़ा आप लोग मैनेज करते नहीं है, उल्टी करके पानी गिरा दीजिए, नीचे चल जाएगा, फिर रुमाल से साफ कर दीजिए, बैठिए। क्या चलिए आइए दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो बात को समझ गए कि एक ही, अरे इतना देर तो खड़ा होकर के पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही बैठने दीजिए। हाँ चलिए आइए, बैठिए साहब। हाँ तो थे हम इस पर कि एक ही जाति का अलग अलग नाम होने से कितनी ज्यादा समस्या हुई, इस बात को आप समझ गए ना। उसके बाद वैश्विक समुदाय के वैज्ञानिकों का मीटिंग हुआ और उसमें तय हुआ कि सजीवों के जातियों को जो कहना है कहिए, लेकिन एक नाम ऐसा रखिए जो पूरे विश्व में क्या हो। तो हर सजीवों का नाम ढेर सारे होते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं उनको, लेकिन हर सजीवों का एक नाम ऐसा होता है जो पूरे विश्व में क्या होता है, समान होता है। और उस नाम को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम कहते हैं। पौधों के संबंध में उसे क्या कहते हैं, पौधों के संबंध में भी उसे वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, लेकिन इस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्तमान समय में हर सजीव की जाति का एक ऐसा नाम होता है जो पूरे विश्व में क्या होता है, समान होता है, और उस नाम को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक नाम किसी भी सजीव का जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है वह एक विशेष पद्धति के अनुसार लिखा जाता है। और वैज्ञानिक नाम जिस पद्धति के अनुसार लिखा जाता है उसे कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हिंदी में इसे कहते हैं द्विनाम पद्धति। क्या कहते हैं, प्रत्येक सजीवों का एक ऐसा नाम होता है जो पूरे विश्व में क्या होता है, समान होता है, उस नाम को क्या कहते हैं। किसी भी सजीवों का वैज्ञानिक नाम एक विशेष पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, जिस विशेष पद्धति का नाम क्या है, यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति वो पद्धति है जिसके तहत सजीवों का लिखा जाता है क्या, वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक नाम लिखने की जो पद्धति है, इसका नाम द्विनाम पद्धति या बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों पड़ा, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक नाम जो पूरे वर्ल्ड में समान होता है, जो द्विनाम पद्धति के आधार पर लिखा जाता है, तो इस पद्धति का द्विनाम पद्धति नाम क्यों पड़ा, तो इसको भी समझ लीजिए कि वैज्ञानिक नाम हमेशा दो टर्म का यूज किया जाता है। किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए कितने टर्म, दो टर्म यूज होते हैं। कितने टर्म, दो टर्म होते हैं। आगे के टर्म में होता है नाम किसका, जीनस का, और पीछे के टर्म में नाम होता है किसका, स्पीसीज का, यानी किसका, जाति का। यानी किसी भी सजीव का जो वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखने में दो शब्दों का इस्तेमाल, दो टर्म का इस्तेमाल होता है। आगे में किसका, वंश का, पीछे में किसका। चूंकि दो टर्म का यूज होता है वैज्ञानिक नाम लिखने में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के अनुसार जो नाम लिखे जाते हैं, द्विनाम पद्धति के अनुसार जो नाम लिखे जाते हैं उसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। यह आपसे पूछेगा कि वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए कौन कौन से टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वंश और वैज्ञानिक नाम में आगे में क्या रहता है, पीछे में क्या रहता है, आगे में क्या रहता है, पीछे में क्या रहता है, जाति। क्लियर हो गया। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, जैसे मानव का ही वैज्ञानिक नाम क्या है, मानव का ही वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। होमो, तो होमो किसका नाम है, मानव के वंश का नाम है, और स्पीसीज क्या है, जाति का। उसी तरह आलू का होता है सोलेनम ट्यूबेरसम, आलू का नाम होता है सोलेनम ट्यूबेरसम। तो सोलेनम क्या है, तो आलू का, ट्यूबेरसम आलू का क्या है। क्लियर हो गया, बात को समझ गए। एक बार पुनः समझिए कि एक
एक ही सजीवों का भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग नाम होने से कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने किस नाम का इजाद किया? वैज्ञानिक नाम जिस पद्धति के अनुसार लिखे जाते हैं उसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम लिखने के पद्धति को द्विनाम पद्धति क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नाम लिखने के लिए दो पद का इस्तेमाल होता है। आगे में कौन सा पद, पीछे में? वैज्ञानिक नाम किन दो टर्मों को मिलाकर लिखा जाता है और लिखने के भी अपने तरीके हैं। पहला लेटर कैपिटल, वंश का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, वंश का नाम खत्म होगा तो उसके बाद स्पेस, और जाति का नाम कैपिटल से शुरू, जाति का नाम स्मॉल से ही शुरू होगा। तो वैज्ञानिक नाम लिखने में कैपिटल लेटर सिर्फ किसमें लगाए जाते हैं? वंश में। वंश का नाम खत्म होते ही स्पेस दीजिए, स्पेस देने के बाद कैपिटल लेटर जाति के नाम में नहीं देना है, जाति का नाम स्मॉल लेटर से ही शुरू करना पड़ता है। अगर जाति के नाम में स्मॉल लेटर लिख देंगे तो वैज्ञानिक नाम लिखने की गलत पद्धति हो जाएगी। और वैज्ञानिक नाम लिखने में तो मुख्य रूप से वंश और जाति का ही नाम आता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम लिखने में उन व्यक्तियों के भी नाम लिखे जाते हैं जो उस जाति को सबसे पहले खोजे होते हैं। क्लियर हो गया? द्विनाम पद्धति समझ गए? और द्विनाम पद्धति की शुरुआत भी लिनियस के द्वारा ही किया गया था। बात तो समझे कि नहीं? यानी उस समय वो वैज्ञानिक नाम नहीं लिख रहे थे, लेकिन वो पौधा का यूनिक नाम देने की परंपरा की शुरुआत कर दी थी। तो वर्तमान समय में वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति का इस्तेमाल होता है, द्विनाम पद्धति का इस्तेमाल होता है, यह पद्धति को भी सबसे पहले किसने इस्तेमाल में लाना? तो लिनियस। तो लिनियस को आप द्विनाम पद्धति के भी जनक मान सकते हैं या कह सकते हैं, वो टेक्सोनोमी की तो जनक है ही। कोई दिक्कत दोस्तों? तो क्लासिफिकेशन समझ गए, द्विनाम पद्धति समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है? प्रमुख कुछ पौधे के द्विनाम पद्धति दिया हुआ है, एक बार नजर दोहराइए। हरे राम कुमार कह रहा इतना ठंडी में भी बेहोश हो जाती है, पता है इसको? हरे राम कुमार बेहोश हो जाता है जाता हुआ। होमोसेम्पियन सभी से कुमार पौंडे गलत है। होमो के बाद स्पेस ना पड़ेगा, होमो के बाद क्या पड़ेगा? स्पेस देना भी जरूरी है वंश के नाम के बाद। पुनीत सत्यम बोर्ड को ग्रीन कर दीजिए। बोर्ड ग्रीन का होगा, विजिबिलिटी तो बनी हुई बहुत अच्छी। अच्छा अगले क्लास से ज्योग्राफी का पीडीएफ बहुत जल्द मिल जाएगा। कल ही ज्योग्राफी तैयार हो गया है, सतीश कुमार। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, उस सबको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। जबरदस्ती याद नहीं करना है, एक दिन में सिर्फ एक याद करना है, ठीक है? और टेंशन फ्री रहिए, परीक्षा तक याद। बहुत आदमी क्या होता है एकदम चाहर के याद करता है, ठीक है? अब जो याद नहीं हो रहा है उसमें लगा हुआ है, पूरा एकदम झगड़ा कर लिया, तुम याद नहीं होगा, याद तो तुमको हम करके रहेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, आराम आराम से याद करना है, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन फिर आराम आराम से याद नहीं करना है, क्वेश्चन बनाते जाना है। जैसे ही चैप्टर समाप्त हो रहा है सारा क्वेश्चन आप एक बार क्या कर लीजिए, बना लीजिए। जैसे आज के क्लास होने के बाद आपको प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर जैसे ही चैप्टर समाप्त हुआ आप एक बार सारे प्रश्नों को अपने से बना लीजिएगा। तो वैज्ञानिक नाम आप याद करते रहिएगा, ठीक है? और बता ही दिया कि एक दिन में एक या दो याद करना है, एक के दिन में सब याद करिएगा, वो तो याद हो जाएगा। क्योंकि आदमी सबसे विकसित प्राणी है, याद कर लेगा, लेकिन आदमी सबसे विकसित प्राणी है, उसको बहुत काम करना होता है। तो जितना जल्दी आप याद करिएगा उतना जल्दी भूलिएगा, इसलिए धीमी गति से याद करिएगा। और खासकर वैज्ञानिक नाम अपना ही भी याद करिएगा तो कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन याद करिए लीजिएगा क्योंकि आपको टॉपर बनना है। हाँ आइए दोस्तों, क्लासिफिकेशन समझ गए ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर समझ गए ना? आइए अब शुरुआत करते हैं किसका? प्लांट। ध्यान दीजिए, प्लांट किंगडम के अंतर्गत सभी प्रकार के पौधों को रखा गया है। ध्यान दीजिए बात को, प्लांट किंगडम के अंतर्गत सभी प्रकार के पौधों को रखा गया है, सभी प्रकार के पौधों को रखा गया है। और इस पूरे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पूरे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया। किसमें? अभी तक आप पढ़े थे कि किंगडम को फाइलम में डिवाइड करते हैं, लेकिन किंगडम जब बहुत बड़ा और इंपोर्टेंट हो तो उसे सब किंगडम में भी डिवाइड किया जाता है। यानी कि फाइलम मिलकर सब किंगडम, सब किंगडम मिलकर के किंगडम। तो प्लांट किंगडम को कितने सब किंगडम में विभाजित किया गया है? तो एक का नाम है क्रिप्टोगेम, क्रिप्टोगेम्स, और दूसरा का नाम है फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम, क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम। तो प्लांट किंगडम कितने सब किंगडम में डिवाइड है? क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम। अब क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम जो डिवाइड करने वाले वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है आइकलर। क्या दोस्तों नाम उसका? आइकलर। तो आइकलर नामक साइंटिस्ट ने समस्त पौधे जगत को दो उप जगतों में विभाजित किया है, क्रिप्टोगेम और अब क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम में क्या अंतर है दोस्तों? तो क्रिप्टोगेम में उन पौधों को रखा गया है जिसमें ना तो कभी फूल खिलते हैं और ना ही कभी बीज बनते हैं, और फेनरोगेम में उस पौधे को रखा गया है जिसमें फूल भी बनते हैं और उसके साथ साथ क्या बनते हैं? बीज भी बनते हैं। हालांकि कुछ अपवाद है, कुछ फेनरोगेम में बीज तो बनते
कैसे कैसे पौधे को रखे गए हैं, आप समझ गए ना। ऐसे पौधे जिनमें कभी फूल और बीज नहीं लगते हैं उन पौधों को क्या कहेंगे? ऐसे पौधे जिसमें कभी फूल और बीज नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ऐसे पौधे जिसमें फूल और बीज लगते हैं उसे क्या कहेंगे? यानी फेनरो गेम के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा गया है जिसमें फूल और बीज होते हैं, और क्रिप्टो गेम के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा गया है जिसमें ना तो फूल होते हैं ना ही। क्लियर हो गया? क्रिप्टो और फेनरो में समझ में आ गया ना क्रिप्टो गेम में कैसे पौधे रखे गए हैं। अब ध्यान दीजिए कि क्रिप्टो गेम कैसे पौधे हैं। क्रिप्टो गेम जिसमें फूल और बीज वैसे पौधे हैं कौन? अब क्रिप्टो गेम उपजगत है, सब किंगडम है। अब इस क्रिप्टो गेम को 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है। कितने फाइलम में? 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका क्या? थैलोफाइटा। दूसरा है आपका क्या? ब्रायोफाइटा। ठीक है। तीसरा है आपका क्या? टेरिडोफाइटा। तीसरा आपका क्या है? टेरिडोफाइटा। यानी कि ध्यान रखिएगा क्रिप्टो गेम को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो। और यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि थैलोफाइटा क्या है क्रिप्टो गेम, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है। और क्रिप्टो गेम में कभी फूल और बीज, तो इसका मतलब है थैलोफाइटा पौधा में भी फूल और बीज, ब्रायोफाइटा पौधा में भी फूल और बीज, और टेरिडोफाइटा पौधा में भी फूल और बीज। यानी बिना फूल और बीज वाले पौधे के कितने फाइलम? बिना फूल और बीज वाले पौधे के कितने फाइलम? कौन कौन? कोई दिक्कत है? समझ गए ना। उसके बाद ऐसे पौधे जिसमें फूल और बीज दोनों आते हैं उसे क्या कहते हैं? फेनरोगेम्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब फेनरोगेम्स को 2 फाइलम में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फेनरोगेम्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया? एक है जिम्नोस्पर्म, इसको हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी, और इसको कहते हैं क्या? एंजियोस्पर्म, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? आवृत बीजी। यानी जिम्नोस्पर्म क्या है? फेनरोगेम्स है, अर्थात इसमें फूल और बीज, लेकिन याद रखना जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते लेकिन बीज होते हैं, और एंजियोस्पर्म में इसमें फूल भी होते हैं। और तो बिना फूल और बीज वाले पौधे के कितने फाइलम? कौन कौन? और फूल बीज वाले कितने फाइलम? जिम्नोस्पर्म। और यानी आपसे अगर पूछते हैं कि प्लांट किंगडम में मुख्य कितने फाइलम है तो 3 या 2। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम को मुख्य 5 भागों में विभाजित किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। और अगर हमें पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है तो हमें इन 5 फाइलम के पौधों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप पौधों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा किसके बारे में, फिर किसके बारे में, फिर किसके बारे में, फिर किसके बारे में, फिर किसके बारे में। आइए शुरुआत कर देते हैं कहां से। कहिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पौधे जिसमें फूल और बीज कभी नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टो गेम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जिसमें फूल और बीज लगते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टो गेम्स के कितने फाइलम है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो। कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्न में कौन से पौधे में फूल लगते हैं? ऑप्शन में यही देता थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में फूल खिलते हैं, हम जान गए कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टो गेम है तो उसमें ना तो फूल खिलेगा ना ही। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो प्लांट किंगडम में कुल कितने फाइलम है? 5 फाइलम है। प्लांट किंगडम में कुल कितने फाइलम है? 5 फाइलम है। आइए पहला फाइलम की शुरुआत करते हैं। थैलोफाइटा, इसको हिंदी में भी थैलोफाइटा ही कहते हैं, यानी हिंदी में कोई अलग नाम, हिंदी में भी थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा, ध्यान दीजिए दोस्तों, थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसा पौधा को रखा गया है, थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा गया है जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होता है। ऐसे पौधे जिनमें ना तो जड़ होते हैं, ना ही तना होते हैं, ना ही पत्ती होते हैं, ऐसे ही पौधे को रखा गया किसमें? थैलोफाइटा में। अब आप कहिएगा कि जड़ नहीं है, तना नहीं है, पत्ती नहीं है, तो ये पौधा कैसे हो गया? तो पौधा होने की सबसे बड़ी विशेषता कोशिकाओं में क्लोरोफिल का होना है। अगर कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति है तो निश्चित वो प्रकाश संश्लेषण करेगा और वो पौधा कहलाएगा। तो पौधे होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उनमें जड़, तना, पत्ती होनी चाहिए। पौधे होने के लिए आवश्यक ये है कि उसमें उनके कोशिकाओं में क्या होनी चाहिए? क्लोरोफिल होनी चाहिए। क्लियर बात समझ गए ना? तो थैलोफाइटा में उन पौधों को रखा गया है जिनमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है। अब आप हैरान हो जाइएगा, कहिएगा जड़, तना, पत्ती नहीं है तो ये फिर भी पौधा देखने में कैसा है? क्योंकि एक कोश के जीव प्लांट किंगडम में नहीं है। प्लांट किंगडम में जितना भी प्लांट है सारा का सारा बहुकोश के। मोनराज जगत में एक कोश के जीव है, प्रोटिस्टा जगत में एक कोश के जीव है, फंगी में एक कोश के, बहुकोश के दोनों है, लेकिन प्लांटी और एनिमिलिया में एक भी एक कोश के जीव नहीं है। तो निश्चित तौर पर प्लांट किंगडम में कोई भी यूनिसेलुलर प्लांट नहीं है। सारे के सारे प्लांट मल्टी सेलुलर है, अर्थात आंखों से दिखेगा। तो
जब हम कहे कि ऐसे पौधे जिनमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं है उसी को थैलोफाइटा में रखा गया है, तो सवाल तो ये उठेगा ही उठेगा कि अगर इस पौधे में जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं है तो ये देखने में कैसा होगा। दोस्तों, ये पौधे को हम आप सब देखे हैं और इस पौधे की जो भी आकृति होती है उसको थाइलस आकृति कहते हैं। इस पौधे की जो भी आकृति होती है उस आकृति को क्या कहते हैं? थाइलस आकृति कहते हैं। अब थाइलस आकृति कहिएगा कि ये थाइलस आकृति क्या होता है, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि बरसात के समय घरों के दरवाजों पर हरे परत उगते हुए देखे हैं, तो वो पौधा है। और वो पौधा है क्योंकि उसके कोशिका में क्लोरोफिल मौजूद है और उस पौधा की आकृति कुछ इसी तरह होती है। इसी आकृति को हम कौन आकृति कहते हैं? यानी कि अगर आपसे पूछते कि थैलोफाइटा समूह के पौधों की आकृति कैसी होती है, थैलोफाइटा समूह के पौधों की आकृति कैसी होती है, तो निश्चित तौर पर आप क्या कहिएगा? थैलस के समान होती है। थैलोफाइटा पौधे में जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होता है। इन पौधों की आकृति किसके समान होता है? क्लियर हो गया? समझ गए? थैलोफाइटा में कैसे पौधे को रखे गए हैं? जिनमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं है। ऐसे पौधे जिसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होती है उसकी आकृति कैसी होती है? थैलस के समान होती है। यानी आप सीधे कह सकते हैं थैलोफाइटा पौधों की आकृति थैलस के समान होता है। थैलोफाइटा पौधों की आकृति थैलस के समान होता है। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं ना? अब आप ध्यान दीजिए कि ये पौधे रहते कहां पर है। तो इस पौधे में जड़ है और जिस पौधा में जड़ नहीं होगा वो स्थल पर रह पाएगा? कोई भी पौधा स्थल पर तो तब रहेगा जब उसमें जड़ होगा, है ना? स्थल पर रहने के लिए पौधों में जड़ों का होना अनिवार्य है। तो इस पौधे में जड़ होते ही नहीं है। अब जड़ नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर यह तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये पौधा स्थल पर नहीं पाए जाते हैं। यानी कि थैलोफाइटा के पौधे क्या होते हैं? जलीय होते हैं और कहां उगते हैं? नम स्थानों पर उगते हैं। जैसे उस बरसात के समय जो काई उगते हैं वो बरसात खत्म होते ही क्या हो जाता है? समाप्त। जब तक बरसात हो रहा था वहां का स्थान में नमी बनी हुई थी और वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्हें जल उपलब्ध हो रहा था और वो जिंदा था। बरसात खत्म हो गई, स्थल की नमी खत्म हो गई, उसमें जल नहीं है, वे मिट्टी से जलों को लेने में सक्षम नहीं है और जल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया और वो सारे के सारे क्या हो गए? मृत हो गए। तो थैलोफाइटा समूह के पौधे क्या होते हैं? जलीय होते हैं या फिर दलदल एवं नम स्थानों पर उगते हैं। थैलोफाइटा के पौधे स्थल पर उगने के योग्य नहीं है क्योंकि इन पौधों में जड़ों का क्या होता है? अभाव होता है। इन पौधों में जड़ों का क्या होता है? अभाव होता है। क्लियर हो गया? थैलोफाइटा का पौधा कैसा है? क्लियर? कैसा पौधा है? तो ऐसे पौधे जिसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होता है उसकी आकृति कैसी होती है? थैलस के। थैलोफाइटा समूह के पौधे कहां निवास करते हैं? जल में या दलदल में या उसी स्थान पर रहेगा जहां पर नमी क्या हो। जैसे कोई दीवार हमेशा भींगा रहता है वहां पर थैलोफाइटा का पौधा आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए कि थैलोफाइटा के पौधे में फूल होगा, बीज होगा, नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए कि इन पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पोषण के लिए तो आंख मूंद करके एक ही बार में याद कर लीजिए कि जितना भी प्लांट किंगडम में पौधा है सारे के सारे में कैसा पोषण? सब पोषण समझ रहे हैं ना? प्रकाश संश्लेषण। तो पौधा जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपने भोजन बनाते हैं। क्योंकि ये भी पौधा ही है, ये भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाएगा। तो या थैलोफाइटा में या जितना भी है, चाहे आप फाइटा को ले लीजिए, चाहे टेरिडोफाइटा को ले लीजिए, चाहे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को ले लीजिए, सभी पौधे हैं और सभी में पोषण का कौन सा विधि इस्तेमाल होगा? तो थैलोफाइटा समूह के पौधे में जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होता है। थैलोफाइटा में फूल और बीज नहीं लगते हैं। थैलोफाइटा के पौधे जलीय होते हैं या नम स्थानों पर ही उगते हैं। थैलोफाइटा के पौधों में पोषण किस विधि से होता है या सारे पौधों में पोषण किस विधि से होता है? अब आइए इस थैलोफाइटा के पौधों में प्रजनन कैसे होता है ये समझ लेना है। प्रजनन कैसे होता है? क्योंकि अगर पौधों की बात करिएगा ना तो पौधों का प्रजनन अंग उसका फूल है। पौधों का प्रजनन अंग उसका फूल है, फूल। लेकिन इस पौधा में तो फूल खिलेगा नहीं, नहीं खिलेगा। इस पौधा में फूल कभी खिलता ही नहीं है क्योंकि ये क्रिप्टोगैम वाला पौधा है। तो इसमें प्रजनन कैसे होता है? तो इसमें प्रजनन अलैंगिक विधि से होता है। ठीक है, अलैंगिक विधि से होता है और अलैंगिक विधि में जिस विधि के द्वारा इसमें प्रजनन होता है उसका नाम क्या है? बीजाणु जनन, यानी क्या? एस्पोरुलेशन। बीजाणु जनन के माध्यम से इसमें प्रजनन होता है। थैलोफाइटा के पौधों में मुख्यतः कैसा प्रजनन होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। थैलोफाइटा के पौधे में अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा होता है? बीजाणु जनन के माध्यम होता है, एस्पोरुलेशन के माध्यम से होता है, बीजाणु जनन के माध्यम से होता है। तो इतनी बात आप समझ गए थैलोफाइटा के बारे में? कोई दिक्कत नहीं है? बीजाणु जनन समझाए थे, फंगी बताए थे, फंगी में समझाए होंगे, समझाए थे ना? फंगी के बारे में बताए थे, हम समझाए थे बीजाणु जनन। नहीं समझाए तो टेंशन न लीजिए, रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे अलग से, तो उसमें तो समझाएंगे। आइए दोस्तों, थैलोफाइटा इस पृथ्वी का सबसे कम विकसित पौधा है। क्लियर? थैलोफाइटा इस पृथ्वी का सबसे कम विकसित पौधा है, सबसे कम। अब देख ही रहे हैं जड़ तना पत्ती कुछ भी। तो थैलोफाइटा में ऐसे पौधे को रखा गया जिसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी। थैलोफाइटा समूह के पौधे का आवास जलीय, यानी कि ये जलीय होते हैं या नम स्थानों पर उगते हैं, स्थल पर उगने के योग्य। थैलोफाइटा के पौधे में अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन किस विधि से? अब थैलोफाइटा का प्रमुख पौधा जो है दोस्तों
थैलोफाइटा का जो प्रमुख पौधा है वो कौन है? शैवाल, अलगी। थैलोफाइटा समूह का सबसे प्रमुख पौधा कौन है? शैवाल है, अलगी है। और ध्यान रखिए, शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं और शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं, शैवाल बहु एक कोशिकीय शैवाल प्लांट किंगडम में नहीं है, एक कोशिकीय शैवाल को प्रोटिस्टा में रखा गया है। ये अभी कौन किंगडम पढ़ रहे हैं? प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का भी जो भी शैवाल है, प्लांट किंगडम का जो भी शैवाल है, सारा का सारा बहुकोशिकीय है। लेकिन याद रखना है कि शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं और जो शैवाल एक कोशिकीय होते हैं उन्हें प्लांट किंगडम में न रख करके किस किंगडम में रखा गया है? प्रोटिस्टा, मोनरा में नहीं। क्योंकि शैवाल यूकैरियोटिक होते हैं। शैवाल क्या होते हैं? तो यूकैरियोटिक वाला को मोनरा में रखा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं और एक कोशिकीय शैवाल को प्लांट किंगडम में रखा, एक कोशिकीय शैवाल को किस किंगडम में रखा गया है? प्लांट किंगडम में जो भी शैवाल है, सारे के सारे शैवाल क्या है? बहुकोशिकीय। प्लांट किंगडम में जितने भी शैवाल है, सारे के सारे क्या है? तो थैलोफाइटा समूह के सबसे प्रमुख पौधा कौन है? यानी शैवाल ऐसा पौधा है जिसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होता है। शैवाल ऐसा पौधा जिसकी आकृति थैलस के समान होती है। शैवाल एक ऐसा पौधा जो जलीय होता है या नम स्थानों पर उगते हैं, सूखे मिट्टी पर या उगे नहीं। शैवाल ऐसा पौधा जिसमें अलैंगिक जनन होता है और यह अलैंगिक जनन बीजाणु जनन के माध्यम से होता है। क्लियर है? समझ गए? थैलोफाइटा में कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बार थैलोफाइटा को रीडिंग मार दीजिए। तो थैलोफाइटा को किस जगत में रखा गया है? पौधा जगत में रखा गया है। जगत को अंग्रेजी में किंगडम कहते हैं। तो थैलोफाइटा प्लांट किंगडम में है। चलिए, कोर्स कब खत्म होगा? टेंशन नहीं लीजिए, नौकरी तक खत्म हो जाएगा। नौकरी तक नहीं हो खत्म होगा तो मान लिया जाएगा खत्म हो गया, क्योंकि नौकरी हो गया। क्या पढ़ते रहिए ना, कोर्स तो खत्म होगा ही ना होगा। क्या मेरा कोर्स तो बहुत आदमी नोटे लेकर कोर्स समाप्त कर लिया है। तो बायोलॉजी में होते रहता, आगे पढ़ते रहिए। हमको तो सबको लेकर चलना है। अब बहुत टैलेंटेड क्या होता, पढ़ लेता, उसको लगता अब समाप्ति नहीं होगा। तो सब टेंशन नहीं लीजिए, कोर्स कब समाप्त होगा, सिलेबस कब समाप्त होगा, सीधा पढ़ते रहिए। और इसी तरह पढ़ते पढ़ते बहुत दरोगा बन गया है, आप भी बन जाइएगा। अब वास्तविकता यह है कि कोर्स कब समाप्त होता है, सच सच बता रहे, कोई नहीं बताता घटना में। ठीक है, लास्ट में कुछ नोट्स आपको डायरेक्ट देंगे, वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो जो इंपोर्टेंट है, जहां से 80-90% प्रश्न आता है, तो उसको पहले समाप्त करना ज्यादा जरूरी है। अब बायोलॉजी छोड़कर फिजिक्स पढ़ाने लगे, दिक्कतें हो जाएगा। तो सिलेबस टारगेट बैच में कहिएगा समाप्त होने के लिए। तो जो स्पीड से पढ़ रहे हैं आप देख ही रहे हैं, बहुत आदमी कहता है स्पीड से नहीं पढ़ा रहे। स्पीड से हम कैसे पढ़ेंगे? 2 दिन पढ़ा के बताइए हमको, क्या तभी ना सीखेंगे स्पीड किसको कहते हैं। तो टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट में कुछ चीज आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, कुछ ही चीज। अब बाकी सब सीनियर विद्यार्थी है, तो सबसे सिलेबस का क्लियर है। थैलोफाइटा समझ गए ना? अब थैलोफाइटा के बारे में कुछ भी आएगा तो आप आसानी से बनाइएगा कि नहीं? आइए थोड़ा सा, थैलोफाइटा का प्रमुख पौधा कौन है? कौन? शैवाल। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है किसके ऊपर? आर्थिक बात, कि थैलोफाइटा के जो पौधे होते हैं, क्या उन पौधों से मानव को कोई लाभ पहुंचता है कि नहीं है? या थैलोफाइटा समूह के पौधे के कोई आर्थिक महत्व है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। और आर्थिक महत्व में सबसे पहले आपको नाम याद, किसका? क्लोरेला शैवाल का। किसका नाम याद रखना पड़ेगा? क्लोरेला शैवाल एक ऐसा शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में केबिन में उगाकर ले जाते हैं। ऐसा इसलिए कि क्लोरेला शैवाल में 50% से अधिक प्रोटीन होता है। अब अंतरिक्ष यात्री जब इसे अंतरिक्ष यान के केबिन में कृत्रिम वातावरण बनाकर इसको उगाकर ले जाते हैं, तो इससे अंतरिक्ष यात्री को 2 फायदा होता है। पहला, ये पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा ऑक्सीजन, तो उस अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की भी उपलब्धता होगी। दूसरा, कि ये प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत है, इसमें 50% से अधिक प्रोटीन होता है, तो इसे भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी बात है कि क्लोरेला शैवाल में जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, प्रजनन होता है, काफी तेजी से होता है। अन्य शैवालों की तुलना में क्लोरेला शैवाल में प्रजनन काफी तेजी से होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री इसको ले जाते हैं। थोड़ा सा देखिए, प्रजनन इतनी तेजी से हुआ इसमें कि थोड़े से समय ही क्लोरेला का ढेर लग गया। अब जितना अधिक क्लोरेला उतना ही प्रोटीन, यानी 10 बोरा क्लोरेला तो समझिए 5 बोरा तो सिर्फ प्रोटीन है, क्योंकि 50% इसमें पाया जाता है। क्या? तो पहला आर्थिक महत्व में पहला इसको याद रखना है कि
कि क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में कृत्रिम वातावरण में उगा कर ले जाते हैं। इससे उसे ऑक्सीजन की भी पूर्ति होती है और ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। दूसरा, अगर अगर का नाम सुने हैं? अगर 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 सुने हैं? नहीं सुने? सुने कि नहीं सुने? अभी सुन गए? ये अगर अगर क्या है? अगर अगर एक पदार्थ है। पदार्थ क्या है? जो स्थान करे जिसमें धर्म उसे पदार्थ कहते हैं। ये बात आप पढ़े होंगे। तो अगर अगर एक पदार्थ है, अगर अगर एक ऐसा पदार्थ है जो कीर्ति में वृद्धि माध्यम के रूप में काम करते हैं। अगर अगर एक ऐसा पदार्थ है जिसका ढेर सारे उपयोग है, लेकिन अगर अगर का मुख्य उपयोग क्या है? तो अगर अगर का जो मुख्य उपयोग है वो यह है कि इस अगर अगर में सूक्ष्म जीवों को रखा जाता है। किसको? अब जानते हैं कि बायोलॉजी के जो लैब होते हैं उन लैब में सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च किए जाते हैं। अब सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करने के लिए सूक्ष्म जीव रखने के लिए कोई ना कोई बर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर अगर सूक्ष्म जीवों को रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यानी कि यह सूक्ष्म जीवों के लिए एक अच्छा वृद्धि माध्यम है। इसमें अगर हम सूक्ष्म जीवों को रख सकते हैं तो उसे इससे पोषण भी मिलते रहेगा और वो लंबे समय तक जीवित रहेंगे और प्रजनन करते रहेंगे। सूक्ष्म जीवों को रखने के लिए जो ये अगर अगर है इसका निर्माण शैवाल से होता है। अगर अगर की प्राप्ति किससे होती है? शैवाल से होती है। अगर अगर की प्राप्ति किससे होती है? शैवाल से होती है। किस शैवाल से होती है उसका नाम भी दिया हुआ है, देखिए। ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम और कॉन्ड्रस जैसे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। क्या? तो पहला आर्थिक महत्व कौन पहुंचाया? क्लोरेला। अगर अगर एक ऐसा पदार्थ है जो कृत्रिम वृद्धि माध्यम के रूप में काम करता है और इस पदार्थ की प्राप्ति किससे होती है? शैवाल से होती है। सवाल का तीसरा आर्थिक महत्व है कि इनसे आपको क्या मिल सकता है? चौथा पैदा है कि इनसे आपको क्या मिल सकता है? सब्जी। पांचवा पैदा है कि इससे आपको क्या मिल सकता है? समुद्री समुद्री घास भी एक प्रकार का शैवाल है जो पशु के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। तो थैलोफाइटा समूह के जो प्रमुख पौधा है शैवाल, उसके कई आर्थिक महत्व है। क्लोरेला शैवाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अगर अगर नामक पदार्थ की प्राप्ति शैवाल से होती है। लेमिनेरिया शैवाल का नाम आप सुने होंगे, उससे आयोडीन निकाला जाता है। पोरफेरा शैवाल को सब्जी के तौर पर जापान, इंडोनेशिया के लोग खाते हैं। पशुओं को समुद्री चारा भी दिया जाता है और पशुओं को दिए जाने वाले समुद्री चारा शैवाल ही है। तो शैवाल के कई आर्थिक महत्व है। क्या इन शैवाल से कोई घाटा भी है? तो कोई विशेष घाटा नहीं है, लेकिन एक घाटा तो है, बरसात के समय फिसल कर गिरने का। किया तो शैवाल का कहिएगा कि शैवाल का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन ये शैवाल से मानव को कोई हानि भी पहुंचती है? तो कोई हानि पहुंचती नहीं है, लेकिन शैवाल कभी कभी हानि पहुंचाने योग्य हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी तालाब में आप देखे होंगे कि हरा का हरा परत बिछा हुआ है। वो हरा का हरा परत तो बिछा हुआ है किसके कारण? शैवाल के कारण। तो शैवाल कभी कभी जलाशय में इतनी तेजी से वृद्धि करने लगता है कि अन्य जीव के अस्तित्व संकट में पड़ जाते हैं। जिस तालाब में हरा हरा परत बिछा हुआ उस तालाब में कुछ नहीं होता, मछली भी होता है, बहुत कम होता है। क्यों? तो सारा पोषक तत्व कौन यूज कर लिया है? शैवाल यूज कर लिया है, और उस यूज करते करते अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ा लिया है। लाल सागर, जापान का लाल सागर का रंग लाल है, किसके कारण लाल है? शैवाल 3 रंग के होते हैं, लाल रंग के, भूरे रंग के और हरे रंग के। हरे रंग का शैवाल काफी चर्चित है, लेकिन भूरा और लाल रंग के भी शैवाल होते हैं। क्लियर हो गया? थैलोफाइटा में कोई दिक्कत? थैलोफाइटा के आर्थिक महत्व को एक बार पुनः पढ़ लीजिए। चलिए, थैलोफाइटा क्लियर हो गया ना? थैलोफाइटा का प्रमुख पौधा कौन है? कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन आप लोग पढ़ के आइएगा, कल ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ लीजिएगा ना? पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा बतेबे करेंगे, पढ़ लीजिएगा। क्या? आइए तब अगले क्लास में ब्रायोफाइटा चालू करते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए नोट्स अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तेल डाल दीजिए। फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा ये रोशन सर बताएंगे। केमिस्ट्री का नोट समय बदल रहा है, केमिस्ट्री का नोट में बदलाव जारी है, लेकिन उसमें थोड़ा लेट लगेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले